तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे एक बार फिर से बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आप लोगों के लिए। और साथ के साथ आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एक दो काफी बढ़िया चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते हैं, लाइक बटन दबाना ना भूलें। और भाई स्टार्ट करते हैं इस बड़ी न्यूज से, क्योंकि कुछ दिन पहले स्मैकडाउन के टाइम पे गाइज विंस मैकमैन की पर्सनल मीटिंग हुई एडम कोल के साथ रिगार्डिंग हिज फ्यूचर। अब अगर आपको पता हो तो हमने डिस्कस करा था कि समर स्लैम के बाद जो टेक ओवर होने वाली है उसके बाद एडम कोल एक फ्री एजेंट है, यानी कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब माना जा रहा है कि जो मीटिंग थी एडम कोल की वो बहुत अच्छी गई विंस मैकमैन के साथ और उनको $1 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया है। अभी इस टाइम पे एडम कोल $1 लाख अर्न करते हैं NXT के अंदर एक साल में, और उसका 10 गुना इनफैक्ट ऑफर कर दिया है यहाँ पे विंस मैकमैन ने। और उनको ये भी बोला गया है कि स्मैकडाउन या फिर रॉ पे तुम्हें मेन रोस्टर में हम बुलाएंगे आफ्टर समर स्लैम और तुम्हारे लिए मेजर प्लान्स हमारे पास होंगे। अब आई डोंट नो कि ये बात कितनी सच है, क्योंकि रिपोर्ट्स हमें ऐसा बताती हैं, लेकिन एडम कोल को अगर इतना ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया है तो क्या AEW उसको मैच करना चाहेगी इस पॉइंट पे, या फिर एडम कोल WWE में रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि उसको रिजेक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होगा कोल के लिए। और अगर रॉ या स्मैकडाउन पे बोला जा रहा है उनको कि तुम्हें अच्छे से बुक करा जाएगा, तो हो सकता है उसकी वजह से कोल ये गैम्बल ले लें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, क्या कोल एक्सेप्ट करेंगे आपको लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, लेकिन डेफिनेटली उनके लिए बड़े प्लान्स हैं। अब एक बिजनेस डिसीजन भी हो सकता है और हो सकता है बाद में उनको रिलीज कर दिया जाए WWE में, हम जानते हैं कुछ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये बहुत फनी है भाई, क्योंकि किसी बंदे ने एक फोटो पोस्ट करी और उसने लिखा कि मैंने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे क्रॉप कर दिया है और वो बिल्कुल जॉन सीना लग रहा है। और जॉन सीना नहीं, ऊपर से गाइस वो ब्लैक पर्सन है। तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया ब्लैक जॉन सीना ट्विटर के ऊपर। इनफैक्ट सीना ने इसके ऊपर रिप्लाई करा और इंस्टाग्राम पे जो है उसी फोटो को पोस्ट कर दिया। तो डेफिनेटली जॉन सीना भी उसको देख के हंसे होंगे। क्या आपको लगता है बंदा जॉन सीना जैसा लग रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज ट्रुथ ने भी इसके ऊपर कमेंट करा कि भाई अगर ब्लैक जॉन सीना ट्रेंड हो रहा है, तो उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट करी जब वो एक टिकटॉक की वीडियो में जॉन सीना बन के अपनी एंट्रेंस कर रहे थे। तो गाइस ये काफी फनी स्टोरी थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये फिर से NXT के रिलेटेड है और ये भी बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है। क्या विंस मैकमैन अब मार देंगे NXT को, जिस चीज के लिए हम उसको जानते हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि USA नेटवर्क, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और NXT के ऑफिशियल्स बिल्कुल भी खुश नहीं है जो अभी रिसेंट 13 रिलीजेस हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम था इंक्लूडिंग ब्रॉन्सन रीड। और माना जा रहा है कि विंस मैकमैन ही इन डिसीजंस के पीछे थे। सारे मेन रोस्टर के ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा था कि किस किस को रिलीज करना है, और ऊपर से अब NXT को पूरा चेंज करने की सोच रहे हैं। और गाइस बहुत सारी नई चीजें इस ब्रांड में डाली जाएंगी, जैसे कि नया लोगो, नई लाइटिंग, नई लुक। इनफैक्ट USA नेटवर्क पे जो टीवी शो का फॉर्मेट है उसको भी चेंज करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि गाइस NXT को पहले की तरह ट्रीट करा जाएगा कि ये एक डेवलपमेंटल टेरिटरी बन जाएगी WWE की, जहां पे यंग रेसलर्स होंगे। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई सारे जो फ्यूचर में बड़े स्टार्स बनने की पोटेंशियल रख सके, जैसे OVW के टाइम पे हमें देखने को मिला। और कोई मिजेट नहीं होगा, कोई 30 साल से ऊपर का बंदा NXT के अंदर नहीं होगा। अब आई थिंक अगर ट्रिपल एच की इतने साल की मेहनत विंस मैकमैन ऐसे ही एकदम से खत्म कर सकते हैं कि भाई रातों दिन जो है मैं तुम्हारी तकदीर ही बदल सकता हूं, तो भाई हो लिया फिर काम। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एच की मेहनत गई पानी में, और जिस चीज के लिए NXT को हम इतने सालों से जानते हैं, पसंद करते हैं, वीकली बेसिस पे मस्त तरीके से देखते हुए आ रहे हैं, दैट इज ऑल गोइंग टू डाई। क्योंकि विंस मैकमैन और उनके मेन रोस्टर के ऑफिशियल्स, जिन्होंने पता नहीं कितने टाइम से NXT देखी भी नहीं है, वो अपने हिसाब से उस शो को अब चेंज करना चाहते हैं। दिस इज सो रिडिकुलस। अब हो सकता है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, क्योंकि बिजनेस वाइज NXT उतना अच्छा नहीं कर रही। क्या आपको लगता है सही डिसीजन है? क्या ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का कोई से नहीं होना इस चीज में? क्योंकि भाई उन्होंने ये सब चीजें बिल्ड करी हैं, इस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ब्रे वायत ने टीज करा मंडे नाइट रॉ से पहले, और उन्होंने एक आधा कटा हुआ चेहरा डाला एक बार फिर से फील्ड की तरह ही, लेकिन कुछ अलग भूतिया मास्क सा, और उन्होंने लिखा यू कैन नॉट किल इट। और ये चीज आप जो अब फोटो देख रहे हैं, किसी बंदे ने इसको पूरा बनाया, और गाइस आप देख सकते हैं कि कुछ नई लुक ब्रे वायट टीज कर रहे हैं। अब क्या वो टीजर WWE के लिए है या फिर AEW के लिए है? आखिर क्या फ्यूचर रहेगा ब्रे वायट का? हो सकता है जल्द उसके बारे में हमें जानने को मिल जाए कुछ, लेकिन डेफिनेटली गाइस अक्टूबर तक उनका नॉन कम्पीट का क्लॉज चल रहा है और वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो कल क्रिस जेरिको के करियर के 22 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और उन्होंने फोटो डाल रखी थी ट्विटर के ऊपर, जहां पे उनका डेब्यू हुआ था मंडे नाइट
जेरिको इन 1999। और फिर किसी बंदे ने टिकट भी डाली हुई थी उस शो की, जो कि वो देखने गया था भाई। और कितनी कमाल की मोमेंट है कि क्रिस जेरिको का वो डेब्यू, जो इतना आइकॉनिक डेब्यू था मंडे नाइट वॉर्स में, हमने बात करी थी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जाके कि उसके पीछे की कहानी क्या थी। लेकिन इतने साल हो गए हैं जेरिको को और अब भी वो इतना बढ़िया परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो डेफिनेटली एन एब्सोल्युटली अमेजिंग करियर क्रिस जेरिको का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब हम बात कर लेते हैं आज की मंडे नाइट रॉ की गाइस। तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ फाइनली, लास्ट वीक होना चाहिए था, कोई नहीं, इस दिन आ गए। लेकिन मूछें वगैरह रखी हुई है भाई, नई लुक पूरी, और ऐसा लगता है कि अब वो रिडल के साथ टीम अप नहीं करना चाहते, क्योंकि रिडल बहुत खुशी से बाहर आते हैं। रैंडी ऑर्टन की लुक से पता लग रहा था कि वो खुश नहीं है कि रिडल ने उन्हें इंटरप्ट कराए। लेकिन रिडल इतनी बातें करते हैं और उसके बाद ऑर्टन कहते हैं कि भाई तुम्हें किसने बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूं। उसके बाद एजे स्टाइल्स और ओमोस बाहर आ जाते हैं। एक अच्छी कमाल की सेगमेंट हमें देखने को मिली आज रॉ की स्टार्टिंग में, और एजे स्टाइल्स चैलेंज कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को गाइस, और एक दूसरे की ईगो पे भी बात आ जाती है यहाँ पे। तो एक ओवरऑल अच्छी बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन थी, मेन इवेंट के लिए बुक कर दिया जाता है, उसके हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है बैरन कॉर्बिन के साथ। अब कॉर्बिन कहते हैं कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, जिंदर महाल ने मुझे ड्यूटी दिया आज की, उसके लिए थोड़े पैसे दिए हैं, तो मैं ड्रू से लड़ना चाहता हूं। कॉर्बिन ड्रू से भी पैसे मांगते हैं, लेकिन उनको पड़ती है क्लेमोर किक, और यहाँ पे वो हार जाते हैं। उसके बाद जिंदर आने की कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन मैकिंटायर के हाथ में स्वॉर्ड होती है, तो वो कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस, तो कैरियन क्रॉस का मैच होता है जेफ हार्डी के साथ, जो कि वापस आ गए एक बार फिर से आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड, और यहाँ पे वो इस बार हार गए हैं कैरियन क्रॉस से। तो 50-50 बुकिंग चल रही थी, दो मैच कीथ ली के साथ हुए, जेफ हार्डी के साथ हुआ। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि दोनों का फ्यूचर क्या होगा मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि डर लगता है भाई अगर आगे के बारे में सोचते हैं। इसके बाद ये अलेक्सा ब्लिस का मैच होता है डू ड्रॉप के साथ, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही 5 साल के बच्चे जो हैं वो खुशी से देख रहे थे कि लिली आ गई, जिससे डू ड्रॉप डर गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और वो अलेक्सा ब्लिस से इस मैच को हार गई हैं। इस स्टोरी लाइन में लिटरली गाइस कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद एक कंटेंडर्स मैच होता है शेमस का अगेंस्ट रिकोशे, यानी कि अगर रिकोशे जीत जाते तो उनको मौका मिलता फॉर द टाइटल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि शेमस इस मैच को गाइस जीत चुके हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है जॉन मॉरिसन के साथ, जो कि एक अच्छा मैच था। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली। पहली तो डेमियन प्रीस्ट ऑब्वियसली जीत ही गए, लेकिन उसके बाद मिज जो है रिंग साइड पे अचानक से खड़े हो जाते हैं, और ये पता लग चुका है कि अब वो भाई इंजरी से जो है क्लियर हो चुके हैं, वो नॉर्मल हो गए हैं, और व्हील चेयर की अब उनको कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। और फाइनली यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट चैलेंज करते हैं शेमस को, शेमस आते हैं बाहर और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया गाइस फॉर समर स्लैम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूं इस मैच में कौन जीतेगा वो देखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो टी बार का मैच होता है मुस्ताफा अली के साथ, जो कि टी बार जीत जाते हैं। एक बार फिर से 50-50 बुकिंग यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, और WWE इसका प्राइम एग्जांपल हमको दे रही है। इसके बाद हम बात करें तो बॉबी लैशली आते हैं रिंग के अंदर, और MVP पहले बताते हैं कि क्यों गोल्डबर्ग को कोई जरूरत नहीं थी उनको स्पीयर मारने की, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी, और अब उनकी ब्रोकन रिब्स हैं, वो उनको इंजरी हो चुकी है, और ये गोल्डबर्ग को जो है उन्होंने बहुत गलत करा। तो बॉबी लैशली यहाँ पे कहते हैं कि गोल्डबर्ग का करियर मैं खत्म कर दूंगा समर स्लैम में, एंड एट समर स्लैम इट वोंट बी अबाउट हुज नेक्स्ट, गोल्डबर्ग यू आर डन, यू आर डेड, और तुम्हारे करियर को मैं खत्म कर दूंगा। आई रियली वांट टू सी कि बॉबी लैशली जो है 2 मिनट के अंदर गोल्डबर्ग को हरा दे, मजा आ जाएगा देख के, और बॉबी लैशली को उससे बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली गोल्डबर्ग 2 शो में आए, कुछ खास फ्यूड की बिल्ड तो देखने को मिली नहीं, लेकिन जो भी है उससे काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद रॉ विमेंस चैंपियन निकी ऐश का मैच होता है रिया रिप्ली के साथ। एक तो ट्रिपल थ्रेट भी बुक करना है और फिर आपस में पहले भी लड़वाना है, तो भला किसका इंटरेस्ट रहेगा ट्रिपल थ्रेट तक। लेकिन शार्लेट यहाँ पे आके अटैक कर देते हैं निकी को, जिसकी वजह से गाइस डिस्क्वालिफिकेशन में एक मैच खत्म हो जाता है। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, एक बहुत ही अच्छा मैच था। रिडल पूछते हैं ऑर्टन से कि क्या मैं तुम्हारे मैच में रिंग साइड आ सकता हूं, तो ऑर्टन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, और मैं यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, प्लीज डोंट कॉल मी ब्रो। लेकिन रिडल तब भी बाहर आ जाते हैं यहाँ पे, वो कुछ जबकि कर नहीं पाते, और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है। एजे स्टाइल्स लगाने की कोशिश करते हैं फिनोमिनल फोरआर्म, लेकिन रैंडी ऑर्टन मिड एयर में आरकेओ लगाते हैं और गाइस पिन कर देते हैं एजे स्टाइल्स को। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑर्टन के साथ आके रिडल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं, उनका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर रैंडी ऑर्टन एक आरकेओ लगा देते हैं रिडल के ऊपर, जो कि भाई एक बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ नोवेयर वाली मोमेंट थी। पूरे समय शो में टीज जरूर करा जा रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये एक मतलब आरके ब्रो का ब्रेकअप हमें देखने को मिला है। मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन उस चीज का रिडल से बदला ले रहे थे जब उन्होंने इंटरप्ट करा उनको, क्योंकि उनको ऐसा अच्छा नहीं लगा कि रिडल उनके मोमेंट खराब कर रहा है, और वो एक लेसन सिखाना चाहते हैं रिडल को उस चीज के लिए। आई थिंक इन दोनों का रिलेशनशिप इससे स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर WWE इसको अभी तोड़ देती है यहाँ पे, तो भाई उससे बकवास कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियरली आज के शो से ये भी पता लगता है कि एजे
स्टाइल्स एंड ओमोस अगेंस्ट आरके ब्रो पूरे तरीके से सेटअप करा जा रहा है एंड आई थिंक अभी भी वही मैच होगा गाइस समर स्लैम में। लेकिन ऑफ द एयर अगर हम मंडे नाइट रॉ की बात करें तो जॉन सीना हमें देखने को मिले जो कि आते हैं रैंडी ऑर्टन और रिडल के पास और दोनों से गले मिलते हैं। तो एक ग्रुप हग इन तीनों के बीच में हमें देखने को मिला, एक कूल मोमेंट होगी क्राउड के लिए जो वहां पे लाइव आया था। इसके अलावा आज का क्राउड बहुत कमाल था, वी वांट वायत की चैंट्स भी हो रही थी एक बार फिर से अलेक्सा ब्लिस के मैच के टाइम पे। तो ओवरऑल शो गाइस आज का ठीक था, उतना भी ज्यादा बकवास नहीं था, काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी इसके अंदर हुई हैं। और अगर हम बात करें तो जॉन सीना एंड डेमियन प्रीस्ट ने डिफीट करा जिंदर महल और वीर को, जो कि डार्क मैच था आज की रॉ के बाद। तो ये थी सारी डिटेल्स गाइस आज के मंडे नाइट रॉ के और कुछ मेजर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।